साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना, और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व प्रोफेसर सांवरलाल जाट की चतुर्थ पुण्यतिथि पर स्मृति व्याख्यान राजधानी के जयपुर में सेमिनार हॉल लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित हुआ। व्याख्यान का मुख्य बिंदु ग्रामीण सशक्तिकरण के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण एवं जवाबदेही रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रहे, जिन्होंने जाट की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जाट ने ग्रामीण जनता के दिलों में जिस प्रकार से जगह बनाई वो बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष होते हुए उन्होंने जाट के साथ कई आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला। जाट को अपना अजीज मित्र मानते हुए उन्होंने कहा कि धरती का सपूत विधानसभा व लोकसभा में पहुंचा। जाट की बेबाक शैली का उदाहरण देते हुए उन्होंने राजधानी में दूषित पानी से हुई मौत पर जो वक्तव्य दिया कि जो आया है उसे जाना है। ऐसा वक्तव्य वो ही दे सकता है जो राजनीति को सेवा का माध्यम मानता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। जाट की सादगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी सभाओं में भी वो किसान बनकर साफा धोती पहनकर ही आते थे। उन्होंने कहा कि सन 90 में वो एक साथ विधायक बने, फिर एक साथ मंत्री रहे। उनकी सहजता व सरलता का उदाहरण देते हुए डाबोस विदेश के संस्मरण सुनाए। उन्होंने आयोजक प्रकाश शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जाट ने अपना पूरा जीवन गांव और किसान बनकर बिताया। आज जो विषय उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर रखा है वो जाट की जीवनी पर बिल्कुल सही साबित होता है। उन्होंने कहा कि जाट की कमी उनके जीवन में सदैव खलती रहेगी। कार्यक्रम को पूर्व सांसद एवं सुप्रसिद्ध हृदय रोग शल्य चिकित्सक डॉक्टर करण सिंह यादव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को जाट की सुपुत्री डॉक्टर सुमन चौधरी ने संबोधित करते हुए सबको भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पापा का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके पिताजी से सहज व सरल जीवन शैली तथा अहंकार से दूर रहना सीखा है। वो आमजन के बीच रहकर जिस प्रकार से सरलता सादगी अपनाते थे वही संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन वैचारिक रूप से आज भी वो अमर है। उन्होंने कविता के माध्यम से कहा कि जिंदगी तो मेरी कट रही है आपके बाद भी, मगर आपके बिना जीने में वो बात नहीं। ख्याल तो सब रखते हैं मेरा, लेकिन आप जैसे किसी और से जिद करने में मजा आता नहीं। मैं आज भी शाम को दरवाजे पर नजरें टिकाए रहती हूं कि कभी पापा आएंगे। ऐसे अकेले छोड़ जाना अच्छी बात नहीं है। अंत में उनके शब्दों ने सबकी आंखें नम कर दी। संबोधन से पूर्व कार्यक्रम में जाट की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान आर.एल. गोदारा, माननीय कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, प्रोफेसर जे.पी. यादव माननीय कुलपति राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, प्रोफेसर जी. सोरल अध्यक्ष अखिल भारतीय लेखा परिषद, प्रोफेसर संजय भायानी महासचिव अखिल भारतीय लेखा परिषद, श्री पुनीत कर्नावट उपमहापौर जयपुर नगर निगम ग्रेटर, नंदलाल बैरवा पूर्व सरपंच गागुंदा अजमेर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन प्रोफेसर राजीव जैन माननीय कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर प्रकाश शर्मा का सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता गुप्ता संयोजक विभागाध्यक्ष आयोजन समिति, डॉक्टर प्रमिला जैन, अनूप कुमावत, मुकेश कुमार वर्मा, लेखराज मीना आदि भी मौजूद रहे। गौरवशाली राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन साहब सामाजिक सरोकारिता से राजनीतिक क्षेत्र में आकर अपनी बेबाक बात को कहने के लिए प्रसिद्धि पाने वाले डॉक्टर करण सिंह जी, अभी आभासी रूप से जिनका उद्बोधन हमने सुना, ऐसे प्रोफेसर सरोन साहब, प्रोफेसर संजय जी, नंदलाल जी और संवरलाल जी के सखा
जेपी यादव साहब, मंच पर बैठी बेटी सुमन, मंजू और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक कहूं, संयोजक कहूं, डॉक्टर प्रकाश जी, इस सभागृह में उपस्थित संवरलाल जी को जानने वाले, मानने वाले, उनसे जुड़े हुए सभी बंधुओं और मित्रों, मैं प्रकाश जी आपको क्या धन्यवाद दूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में जब आमंत्रित किया और जब मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में आ रहा था इस कार्यक्रम के लिए, तो पुरानी स्मृतियां मन और मस्तिष्क पर कूदने लगी और संवरलाल जी का वो चेहरा जब वो एबीएसटी के अंदर विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे छात्र संघ के, और मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस समय उनके व्यक्तित्व के साथ एक मित्र के नाते जब जुड़ने का मौका मिला, कई लम्हे, कई पल, कई छात्र आंदोलनों का समय, कई उनके द्वारा आयोजित देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर हुई संगोष्ठियां, कई बातें मन मस्तिष्क में आने लग गई। और अगर मैं ये कहूं कि इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण से अपनी राजनीति को प्रारंभ करके वो धरती का सपूत 5 बार राजस्थान के विधानसभा में चला गया, लोकसभा में चले गए और हमारा शानदार प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। मुझे एक वाक्य याद आता है, विधानसभा में जलदाय विभाग की मांगों की बहस का उत्तर में दूषित पानी से होने वाली मौत पर संवरलाल जी ने एक बात कही थी कि जो आया है उसे जाना है, और यह शाश्वत सत्य भी है। ये आने जाने का क्रम अनादि समय से चल रहा है, टूटेगा भी नहीं। पर कुछ लोग इतिहास के पन्नों में समा जाते हैं, काल के कपाल पर अपनी स्मृतियां छोड़ जाते हैं, और ऐसे ही प्रोफेसर संवरलाल जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, बड़ी से बड़ी सभाओं के अंदर अपनी उसी वेशभूषा के अंदर, वही साफा, वही धोती, वही कमीज, और मैं समझता हूं कि अपनी पहचान को उन्होंने खोया नहीं। मुझे उनके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस जाने का मौका मिला। हम एक साथ दोनों कई दिन तक रहे। उनकी सरलता, सादगी देखिए। जब वहां के खाने से उकता गए तो शाम को हमारे अलग अलग सेमिनार चला करती थी। मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री था, वो राज्य के जलदाय मंत्री थे। हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से हम लोगों को भेजा गया था। एक दिन अचानक मैंने देखा कि संवरलाल जी प्याज काट रहे हैं और कहां से मसाला ले आए और सब्जी बना रहे हैं। मुझे कहने लगे कि देख, मैंने तेरा कैसा प्रबंध कर लिया, आज भरपूर खाना खाना, मेरे हाथ की सब्जी खाना। कि ये बिल का उद्देश्य है कतिपय कुछ जातों को आरक्षण के अंदर सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में सम्मिलित करने का है, और कतिपय लिखा हुआ था जाट के आगे। उन्होंने उस एक शब्द को पकड़ा, कतिपय को, और ऐसी व्याख्या कर डाली। उन्होंने कहा जिन लोगों ने इस बिल को ड्राफ्ट किया उन्हें उस जाति के लिए कतिपय लिख दिया जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है, जिसने सर्वाधिक कुर्बानी देश की सीमा पर दी। आपने कतिपय शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? सीधा इसके अंदर जाट शब्द आता, दूसरी जातियों का नाम आता तो मुझे ऐतराज नहीं। उनकी वाक्पटुता निश्चित तौर पर आज भी स्मरणीय है, और मैं समझता हूं कि जिसका जिक्र मुझसे पहले किया गया,
जो बीमार हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब की हमारे प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही थी, बिल्कुल मेरे पास बैठे थे, बार बार उठ रहे थे, हाथ खड़ा कर रहे थे और मैं कह रहा था बैठो यार, कि नहीं मुझे कुछ कहना है। और फिर उन्होंने विषय उठाया कि हमारी हुकूमत आ गई दिल्ली में, बीबीएमबी के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहता, भाखड़ा मैनेजमेंट व्यास मैनेजमेंट के अंदर पोंग से हमें पूरा पानी नहीं मिलता, इसलिए पानी मिले राजस्थान के हिस्से का 0.6 mm जो बचा हुआ है, उसकी बात करते करते वो बेहोश होकर गिर गए। यानी अंतिम शब्द में जो उनके मुख से निकले वो भी किसान किसानी और खेत और खलियान के निकले, ऐसा वक्तव्य। आज उनके इस मौके पर, उनकी स्मृति के मौके पर आपने ग्रामीण विकास और सामाजिक अंकेक्षण की बात रखी। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने इस ओर रेखांकित किया, कर्ण सिंह जी ने इसको शुभारंभ किया, पर राजस्थान तो वो गौरवशाली प्रदेश है जहां पंचायत राज संस्थानों का उद्भव यहां से हुआ था। वो समय था 2 अक्टूबर 1959 का, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जगाधरी नागौर से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों का प्रारंभ इस देश में किया। और मैं समझता हूं कि उसके पीछे भावना भी एक ही थी। आप ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी की लड़ाई के अगर लेख पढ़ो तो उसमें ग्राम स्वराज्य की बात कही। बार बार एक बात उन्होंने कही कि वो परतंत्रता के बाद जो हमारा स्वरूप बनेगा लोकतंत्र में, गांव हमारी विकास की इकाई बनेगा और गांव के लोग अपने पर अपने स्वयं पर शासन करेंगे। और उन्होंने उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि जब आर्थिक और राजनीतिक रूप से केंद्रीकरण होता है तो लोकतंत्र के पाये कमजोर होते हैं। मैं समझता हूं उन्हीं भावनाओं के साथ 73वां संविधान का संशोधन आया और उसी 73वें संविधान के संशोधन ने पंचायत राज संस्थानों को स्वायत्तता देने की बात की। 29 विषय फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ पंचायत राज संस्थानों को स्थानांतरित करने की बात कही और उसी आधार पर भैरव सिंह जी शेखावत ने 1993-94 महिला आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एससी आरक्षण और जो बिल जिसके बारे में जिक्र किया गया पंचायत राज अधिनियम 1993 में, उसमें पहली बार ग्राम सभाओं और सोशल ऑडिटिंग की बात कही गई। और मैं समझता हूं ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया सोशल ऑडिटिंग का। सरकार का धन, जनता का धन का व्यय समाज अपनी तरह से उसका एक तरह से मूल्यांकन करे। और इसके पीछे भावना भी वही थी कि राजीव गांधी जी ने जब ये संशोधन लेकर आए थे, उससे पहले उन्होंने एक बात कही थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व रहे, सामाजिक अंकेक्षण हो। और आज जो पंचायत राज एक्ट हमारा बना हुआ 1994 उसके सेक्शन 8 के अंदर इस बात की व्यवस्था भी की गई। ग्राम सभा, वार्ड सभाओं को अधिकार दिया गया सामाजिक आकांक्षण का, उसके लिए आदेश भी निकले। और मैं समझता हूं नरेगा के अंदर भी जो नरेगा एक्ट बना, उसकी शायद धारा 17(2) के अंदर भी ग्राम सभा सोशल ऑडिट करे, इसका मैंडेटरी प्रावधान किया गया। अभी यहां आने से पहले मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वेबसाइट पर देखूं कितनी ग्राम सभाओं में राजस्थान में सोशल ऑडिट हुआ है। 2020-21 का आंकड़ा कहता है 11,347 ग्राम पंचायतों में 15 ग्राम पंचायतों में मात्र सोशल ऑडिट हुआ है। ये हालात है जब सारे तरह के वैधानिक प्रावधान यहाँ है। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इस प्रकार की संगोष्ठी से जब चर्चाएं निकलती है और चर्चाएं जब आगे चलती है तो विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से निकली हुई चर्चाओं में सोशल ऑडिटिंग की अनिवार्यता होते हुए भी क्यों नहीं करा पाए, इसमें मैं किसी राजनीतिक बात को इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं खुद पंचायत राज ग्रामीण विकास का मंत्री रहा। सवाल यह भी उठ सकता है कि मैंने अपने कालखंड में क्या किया। पर निश्चित तौर पर जो बात मुझसे पहले कही गई, कहीं न कहीं सामाजिक उत्तरदायित्व और चेतना की कमी हमारे में रही। और आज जो लोग कहते हैं ग्राम पंचायत का सरपंच जिसके काम का सोशल ऑडिटिंग की बात आज हम कर रहे हैं, वो सबसे पहले सरपंच के पद पर आरूढ़ होने से पहले
उसके रहन सहन के तौर तरीके, नीचे बोलेरो गाड़ी और उसके तौर तरीके सारे बदल जाते हैं। आज अगर मुझसे कोई कहे कि अगर भ्रष्टाचार की गंगोत्री सबसे ज्यादा तेजी से कहीं बह रही है तो हमारे पंचायत राज संस्थानों और ग्रामीण विकास में बह रही है। इसको दूर करने, स्वच्छ करने के लिए निश्चित तौर पर ऐसे मौके पर जब हम बात करते हैं तो हमें कहीं न कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। सांवरलाल जी ने पूरा जीवन गांव के लिए जिया। मैं उनके साथ कई मौके पर, कई जगह पर, कई सभाओं में गया। हमेशा जब हम लोग सर्किट हाउस में सोने के लिए देखा करते थे एसी चल रहा कि नहीं चल रहा, वो अपनी खाट ढूंढा करते थे। कह रहे थे मैं हमेशा कहता मच्छर खाएंगे, यानी मच्छर नहीं खाएंगे, बाहर का सोना का आनंद दूसरा। यानी जीवन भर उच्च पदों पर बैठते हुए भी ग्रामीण संस्कृति को अपनी जीवन संस्कृति के साथ उन्होंने जोड़ के रखा और अंतिम समय तक गांव और खेत की बात करते रहे। आज ऐसे लोग, और निश्चित तौर पर आज सुमन को सुनकर जहां अच्छा भी लगा वहां पीड़ा भी हुई। मैं समझता हूं सांवरलाल जी जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग, इनको हम परिवार में नहीं बांध सकते। ये समाज की धाती, समाज की संपदा है। ये एक विचार है, ये एक जीवन दर्शन है जो आने वाले लोगों के लिए भी एक मानदंड और मापदंड कायम करेगा। मैं प्रकाश जी आपके इस सफल आयोजन के लिए आपको बधाई देते हुए, मेरे मित्र जिनके साथ 1990 में एक साथ हमें राजस्थान विधानसभा में पहुंचे, एक साथ भैरव सिंह जी शेखावत ने हम दोनों को मंत्री बनाया और उसके बाद वसुंधरा जी ने भी एक साथ हम लोगों को मंत्री बनाया। लगातार मंत्रिमंडल में भी साथ रहे, विधानसभा में भी साथ रहे। बस जब बिछो हुआ तो वो दिल्ली में सांसद थे, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री भी रहे और मैं राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार का हिस्सा था। सांवरलाल जी का इस प्रकार चला जाना निश्चित तौर पर हमारे सबके लिए कष्टप्रद तो है ही। और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में कई चर्चाओं को जन्म दिया। जब वो ग्रामीण विकास पर चौधरी चरण सिंह जी के फिलोसफी पर यहाँ बात किया करते थे और जब वो यहाँ बैठकर गांव के विकास में बनने वाली नीतियों के अंदर विचार विमर्श हुआ करते थे, प्रकाश जी आपने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। उसके लिए मैं आपको आभार और आपको धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान हमारे पिता तुल्य श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब, डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, प्रोफेसर RL गोदारा जी, प्रोफेसर JP यादव साहब, प्रोफेसर राजीव जैन साहब, नंदलाल जी एवं डॉक्टर प्रकाश जी शर्मा साहब एवं सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भले ही प्रत्यक्ष रूप से पिताजी हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका प्यार और आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है और यही वो शक्ति है जो हमें जीने का संबल प्रदान करती है। मैंने पिताजी में देखा है और उनसे सीखा कि किस तरह बड़े बड़े पदों पर रहकर भी व्यक्ति को एक सरल जीवन जीना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। समाज के गरीब और पिछड़े लोगों की सहृदयता से मदद करनी चाहिए और सदैव आम जन के बीच रहकर उनको अपनत्व प्रदान करना चाहिए। ये सभी उनके जीवन के कुछ अहम पहलू थे। आज वे हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके कार्यकुशलता, नेतृत्व शक्ति, सहृदयता, सरलता और सादगी, उनके द्वारा किए गए अगणित विकास कार्य आम जन और हम सभी के दिलो दिमाग में अमिट रूप से हमेशा अंकित रहेंगे और वे हमेशा वैचारिक रूप से अमर रहेंगे। आने वाले समय में एक युग पुरुष और एक महापुरुष के रूप में वो हमारे बीच में अविस्मरणीय रहेंगे। सांवरलाल जी अमर रहें, अमर रहें। अपने पिताजी के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिंदगी तो मेरी कट रही है आपके बाद भी, जिंदगी तो मेरी कट रही है आपके बाद भी, मगर आपके बिना जीने में वो बात नहीं। ख्याल सब रखते हैं मेरा अपने तरीके से अच्छी तरह, मगर आप जैसा किसी और से जिद करने में मजा आता नहीं। मैं आज भी शाम को दरवाजे पे नजरें टिकाए रहती हूँ कि कभी पापा आएंगे और अपने दिल से कहती हूँ, बार बार यही कहती हूँ कि पापा आएंगे। मगर जब देखती हूँ कि आसपास आप नहीं होते हैं तो सच जानिए आपके ये बच्चे छिप छिप के रोया करते हैं। ऐसे अकेले छोड़ जाना कोई अच्छी बात नहीं।
मैं पुनः पिताजी के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ।